हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज एकेटीयू ने बीटेक सेम 1 और बीटेक सेम 3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आप सभी अपना रिजल्ट देख चुके होंगे। जो सेम 3 वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट तीसरी बार आया है तो हो सकता है कि आपको हर चीज़ के बारे में पता हो, लेकिन जो सेम 1 वाले स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट पहली बार आया है, फर्स्ट टाइम आया है, तो जिसके कारण उनके मन में कई सवाल चल रहे हैं, जैसे सर ग्रेस मार्क्स कितने मिल सकते हैं हमको मैक्सिमम, ठीक है, हम कब एलिजिबल होंगे ग्रेस मार्क्स के लिए। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी इंटरनल बैक लगी हुई है, कॉलेज ने इंटरनल बैक लगा दी है, जिसके कारण एक्सटर्नल में पास होने के बाद भी 21 नंबर लाने के बाद भी उनकी एक्सटर्नल बैक लगी हुई है। इसके बारे में बात करेंगे। कुछ बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, वो रीचेकिंग के बारे में, री इवेल्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। कुछ बच्चों का यूएफएम लगा हुआ है अनफेयर मीन्स, इसको कैसे रिमूव करते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। ओवरऑल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो सेम 1 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके मन में ये सारे सवाल चल रहे हैं, जिसके कारण वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे अपनी पढ़ाई पे। तो मुझे लगा कि मैं छोटी सी वीडियो कर लेता हूं, और इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से ये जो सभी सवाल आपके मन में चल रहे हैं इनको सेटल डाउन करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका मन पढ़ाई में लग सके, और जो आपका अपकमिंग सेमेस्टर एग्जाम है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है आपका एग्जाम, उसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकें, और अपकमिंग सेमेस्टर का जो एक बहुत अच्छा रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर सकें। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ग्रेस मार्क्स की। पहली बात तो आप ये समझिएगा, जो ग्रेस मार्क्स हैं ये सेमेस्टर वाइज नहीं मिलते हैं, आपको ईयर वाइज मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका सेम 1 का रिजल्ट आया है या सेम 3 का रिजल्ट आया है, तो अभी आप जो है अभी आपको ये ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। जब सेम 1 के रिजल्ट के बाद सेम 2 का रिजल्ट आ जाएगा, अभी जब सेम 2 का रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि सेम 1 प्लस सेम 2, यानी पूरे साल का जब रिजल्ट आपका आ जाएगा, तब आपको पता लगेगा क्या आप ग्रेस मार्क्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, आपको ग्रेस मार्क्स मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। दूसरी चीज, मैक्सिमम कितने ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। देखिए, पहले 100 नंबर का पेपर हुआ करता था और 10% मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो 100 यानी कि 10 नंबर पहले मिला करते थे मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स में। अभी जो है आपका पेपर 70 मार्क्स का है, सभी सब्जेक्ट्स आपके 70 मार्क्स के हैं, तो 70 का 10% कितना हो गया, 7। तो आपको मैक्सिमम 7 मार्क्स मिल सकते हैं ग्रेस के रूप में, आपको 7 मार्क्स अवार्ड किए जा सकते हैं बैक को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब क्योंकि सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आया है, अभी आप एलिजिबल नहीं है। जब सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आ जाएगा तब आपको पता लगेगा कि आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी जो सेम 1 का रिजल्ट आपका आया है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी हुई है, मान लीजिए 2 नंबर से, 3 नंबर से, 6 नंबर से, है ना, 6 नंबर से मान लेते हैं आपकी बैक लगी हुई है, और जब सेकंड सेम का रिजल्ट आएगा और किसी भी सब्जेक्ट में आपकी कोई बैक नहीं होगी, तो आप एलिजिबल रहेंगे ग्रेस मार्क्स के लिए। और आपको क्योंकि 7 मार्क्स की मैक्सिमम ग्रेस मिल सकती है और आपके 6 नंबर से बैक लगी हुई है, तो आपको क्या होगा, ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, और उस सब्जेक्ट में से आपकी बैक हट जाएगी, ठीक है। उस सब्जेक्ट में से आपकी बैक हट जाएगी, आपको कैरी पेपर नहीं देना पड़ेगा, आपको बैक का पेपर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर सेकेंड सेमेस्टर में भी आपकी बैक आ जाती है 5 नंबर से या 6 नंबर से, तो टोटल मिलाकर के फर्स्ट और सेकंड सेम में मान लीजिए 2 सब्जेक्ट में आपकी बैक आ गई और उन दोनों का सम 7 से ज्यादा हो गया, तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे ग्रेस के लिए। आप कहेंगे सर कि सेम 1 में एक सब्जेक्ट में 6 नंबर से बैक लगी हुई है, सेम 2 में भी 6 नंबर से बैक लगी हुई है, तो क्या हमको एक सब्जेक्ट में तो ग्रेस मिलनी चाहिए? नहीं, फिर उसके बाद आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, इस बात का ध्यान रहे। तो इसलिए जब तक आपका फर्स्ट सेम का रिजल्ट आ चुका है, जब तक आपका सेकंड सेम का रिजल्ट नहीं आ जाएगा, तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे कि नहीं लगेंगे। इसलिए फर्स्ट का रिजल्ट आ चुका है, थर्ड का रिजल्ट आ चुका है, जो सेकंड सेम है, जो फोर्थ सेम है, उसमें कोई बैक नहीं आनी चाहिए, अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। उसके लिए आज से ही आप जितनी एनर्जी डाल सकते हैं तैयारी में, उतनी एनर्जी डालें, ताकि कोई बैक आपकी ना आए, ठीक है। चलिएगा, दूसरा बात कर लेते हैं बेटा इंटरनल बैक की। कुछ बच्चों की कॉल आई आज, 4-5 बच्चों की, सर हमारी इंटरनल बैक लगी हुई है, ठीक है। कितने नंबर से बैक लग जाती है इंटरनल, कॉलेज पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने सेशनल नहीं दिए, पीयूटी नहीं दी, अटेंडेंस नहीं थी आपकी, तो आपकी इंटरनल बैक लगी, मान लेते हैं, है ना। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरनल बैक बेटा आपकी लगा दी मान लीजिए 3 नंबर से, ठीक है, 3 नंबर से आपकी इंटरनल बैक लगा दी। और जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है 70 मार्क्स का, पासिंग मार्क्स कितने हैं, 70 में से आपको 21 नंबर लाने होते हैं, 21 नंबर में आप पास होते हैं। अगर आपके 70 में से 21 मार्क्स आ जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं, अगर आपकी इंटरनल बैक ना हो तब।
अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके कॉलेज ने आपकी इंटरनल बैक लगाई हुई है, फॉर एग्जांपल 3 मार्क्स से, तो आप 21 नंबर पे पास नहीं होंगे। आपको 21 + 3 आपको 24 नंबर लाने होंगे, तब आपकी एक्सटर्नल बैक हटेगी। आपकी इंटरनल बैक कितने नंबर से, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर से लगी हुई है, और आप 21 ही नंबर ला रहे हो, जस्ट पासिंग मार्क्स, तो एक्सटर्नल भी आपकी बैक लगेगी, बैक काउंट होगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कॉलेज में एटलीस्ट ऐसा रहे कि आपका ऐसा चीजें ना हो आपके साथ कि आपकी इंटरनल बैक लग जाए, ठीक है। जितने नंबर से इंटरनल बैक लगेगी उतने एक्स्ट्रा मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, 21 प्लस उतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको समझना चाहिए ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको ध्यान रहे। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा बेटा कि जब आप रिजल्ट देखते हैं ना बच्चों का जब हम रिजल्ट देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि 19 नंबर बहुत कम बच्चों के होते हैं, 20 नंबर बहुत कम बच्चों के होते हैं, लेकिन 21 नंबर वाले बच्चे बहुत मिल जाते हैं। व्हाट इज द रीजन? जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को इवेल्युएट कर रहा है, कॉपी को चेक कर रहा है, कॉपी चेक करने के बाद, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कॉपी चेक करने के बाद अगर आपका टोटल सम आ रहा है 19 और पास है 21 पे, तो एग्जामिनर को पता होता है कि यार चलो ठीक है 2 नंबर इसको और दे देते हैं और 21 नंबर पास कर देते हैं। ऐसा जनरली करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, अपवाद होते हैं, लेकिन जो एक जनरल टेंडेंसी होती है टीचर की कॉपी चेक करने वाले की, अगर आपके 19 नंबर आ रहे हैं तो 21 नंबर दे के आपको निकल जाएगा, चलो यार पास कर देते हैं। अगर आपके 20 नंबर आ रहे हैं टोटल सम करने के बाद, तो उसको लगेगा कि यार 1 नंबर और दे दो, इसको 21 नंबर दे दो, पास कर देते हैं, तो पास तो कर देगा, लेकिन 21 नंबर देगा वो आपको, क्योंकि उसको नहीं पता है कि आपकी इंटरनल बैक लगी हुई है, तो वो 21 से ज्यादा तो देगा नहीं भाई, पास तो कर सकता है, उसको क्या पता कि आपकी इंटरनल बैक लगी हुई है। इसलिए 21 नंबर वाले बच्चों की संख्या काफी ज्यादा होती है, और यहीं पर उनको लगता है कि यार हमारे 21 नंबर आए हैं आउट ऑफ 70, 2 नंबर और दे देते तो हमारी इंटरनल बैक निकल जाती, तो उनको थोड़ी ना पता है आपकी इंटरनल बैक लगी हुई है। उनको तो ये पता है 21 नंबर पास होते हैं, 20 के 21 कर दिए, 19 के 21 कर दिए, काम हो गया। तो इसलिए जो है 21 नंबर अगर किसी के बच्चे के आ रहे हैं तो बहुत रेयर चांस होते हैं कि उसके 21 नंबर रहे होंगे ओरिजिनल, उसके रहे होंगे 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, और टीचर ने बढ़ा करके उसको 21 नंबर कर दिए। इसलिए 21 नंबर वाले बच्चों की संख्या ज्यादा होती है, 19-20 नंबर होते हैं लेकिन बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरी स्थिति खराब रही है कॉलेज में, फीडबैक मेरा खराब है, इंटरनल बैक लग सकती है 1-2 नंबर की, तो बेटा आपको ट्राई करना है कि 21 नंबर से आप ज्यादा लेकर के आए, ओके। और ये तो तब है जब बिल्कुल बहुत गंभीर स्थिति है, हम तो चाहेंगे कि आप 9+ SGP लेकर आएं, बढ़िया पढ़ें, सेमेस्टर भर किसने रोका आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं। चलिए दूसरा तो ये बात होगी। नाउ द री इवैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। जो बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है कि सर हम तो बहुत अच्छे से एग्जाम लिख के आए थे, हमारा तो 60+ आने चाहिए थे, हमारे 30 मार्क्स आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं, या 40 मार्क्स आ रहे हैं, या मैं तो 50 नंबर आने चाहिए थे, मेरे को तो फेल कर दिया, ऐसे बच्चों के लिए चैलेंज इवैल्यूएशन, री इवैल्यूएशन का चांस मिलता है। और इसकी 2 स्टेज होती हैं, ये 2 स्टेज में आपका चैलेंज इवैल्यूएशन होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है बेटा? फर्स्ट स्टेज में अभी कुछ समय के बाद एक सर्कुलर आएगा कि जो बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है वो AKTU के चैलेंज कर सकते हैं कि हमारी कॉपी जो है ठीक से चेक नहीं हुई है, और वो 300 रुपए में 300 रुपए देने पड़ेंगे, तब जाकर के आप अपनी एक सब्जेक्ट की आंसर शीट देख पाओगे, है ना। जब आप 300 रुपए जमा कर दोगे तो आपकी ERP लॉगिन पे आपकी आंसर शीट आ जाएगी। उस आंसर शीट को आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है, मेरे को कितने, कौन से क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिले हैं, अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं, अपने टीचर्स को दिखा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा इसमें, तो फिर आप जो है 300 रुपए पहले जमा कर चुके हो आंसर शीट देखने के लिए, फिर दूसरी स्टेज में आप चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको पर सब्जेक्ट जो है 2500 रुपए देने होते हैं। तो एक सब्जेक्ट का अगर आप चैलेंज इवैल्यूएशन कराना चाहते हैं तो आपको 2800 रुपए देने होते हैं बेटा, 2800। अब आप देख लीजिए, अगर 3 सब्जेक्ट चैलेंज इवैल्यूएशन कराना चाहते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और इसमें फिर जब चैलेंज इवैल्यूएशन होता है तो उसमें 2 टीचर जो है आपकी कॉपी चेक करते हैं, और उन 2 टीचर का जो जैसे इवैल्यूएट किया उसने, एक टीचर का कुछ आया उसमें टोटल, दूसरे टीचर का कुछ टोटल आया, तो उनका एक एवरेज लिया जाता है। उसका क्या होता है? एक एवरेज लिया जाता है। और अगर 20% ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा होता है तो जो बच्चे ने 2500 रुपये जमा करे थे उसमें से आई थिंक 1500 रुपये काट करके 1500 रुपये रिफंड करने का होता है। लेकिन बच्चों की बड़ी कंप्लेन रहती है कि रिफंड भी नहीं आता है, ठीक है। तो ये सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम है।
दूसरा, यूएफएम के लिए हम आपको वार्न करते हैं, बार बार आपको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं सुनते हैं। ठीक है, एग्जाम से पहले कई बार हम ये बताते हैं बेटा कि जो आपकी आंसर सीट है उसमें फ्रंट पेज पे अपनी एंट्री फिल करें, अपना नाम, रोल नंबर वगैरह जो भी मांगता है वो। लेकिन आंसर सीट जो होती है आंसर लिखने के लिए होती है। आंसर सीट के अंदर, इनसाइड द आंसर सीट, आपको अपना मोबाइल नंबर, आपको अपना रोल नंबर, अपने कॉलेज का नाम, कुछ भी नहीं लिखना होता है। ऐसी कुछ भी चीज आपको नहीं लिखनी होती वहां पे जो आपकी आइडेंटिटी को बताए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अब किसी का अगर यूएफएम लग गया है तो एक सर्कुलर आएगा कुछ टाइम के बाद कि जिन बच्चों का यूएफएम लगा हुआ है वो अपने को जस्टिफाई करें, अपना स्पष्टीकरण दें। तो एकेटीयू कि एकेटीयू को एक मेल करना होता है, वो जो सब सर्कुलर आएगा तो आपको बताया जाएगा, उस पर आप मेल कर दीजिएगा, जस्टिफाई कर दीजिएगा कि सर ये दिक्कत थी, है ना। कुछ बच्चे मोबाइल एग्जाम में कुछ बच्चे पर्ची ले जाते हैं, वो कारण हो सकता है। मोबाइल से आप लिख रहे हैं, पता लगा, वो कारण हो गया। जैसे कि मैंने बताया आंसर सीट के अंदर कुछ लिख दिया, तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है। ठीक है, तो ये कुछ छोटे मोटे सवाल थे आपके मन में चल रहे थे, आप कॉल आ रहे थे, बहुत सारी कॉल आज ड्रॉप हो गई, है ना। सब बच्चों की कॉल रिसीव नहीं हो पाई, कुछ बच्चों को हम आंसर कर पाए। ठीक है ना, तो हमको लगा कि छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बता दें, ठीक है, ताकि आप परेशान ना हो, अगले सेमेस्टर पर आप फोकस करें। दूसरी चीज़, हमने जब आज लाइव किया था, मैंने और गुलशन सर ने, तो हमने एक गूगल फॉर्म शेयर किया था। गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आपने अगर पार्टिसिपेट नहीं किया, गूगल फॉर्म सबमिट नहीं किया, तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। जब तक ये मैंने शीट जो है डाउनलोड करी, तब तक 785 लगभग 800 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर चुके थे। ठीक है, चलिएगा, तो मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि कोर्स कौन सा है आपका, तो ऑब्वियसली आज बीटेक का रिजल्ट आया है, तो ये 100% बच्चे जो है सारे के सारे बच्चे, लगभग 800 बच्चे अब तो ज़्यादा रेस्पॉन्स आ चुके होंगे, उसमें 1000 प्लस हो गए होंगे, तो सभी बच्चे 100% बीटेक के थे। फिर हमने पूछा सेमेस्टर कौन सा है आपका, तो क्योंकि सेम 1 और सेम 3 का रिजल्ट आया है, तो सारे बच्चे जो है आप देख सकते हैं 52% जो है सेम 3 के बच्चे हैं और सेम 1 के बच्चे जो है 46 हैं। आगे अगर हम देखें तो हमने पूछा आपकी ब्रांच कौन सी है, तो आप देख सकते हैं सीएस और सीएस की जो अलाइड ब्रांच हैं 74% के आसपास, और आईटी रेड कलर से जो आप देख रहे हैं ये 9%, तो लगभग 84% बच्चा जो है ना वो CSIT में है इस समय। मैं पहले भी आपको कई बार बताया हूँ, चेताया हूँ आपको कि 80% बच्चा CSIT और CS की अलाइड ब्रांच में पढ़ रहा है। बाकी जो सिविल है, EC है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, उनमें लगभग 20% बच्चा है। तो बहुत ज़्यादा संख्या जो है CSIT में इस टाइम है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा घिसने की जरूरत है अपने आप को, अगर भीड़ में चमकना है, ठीक है, तो घिसना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ से भी ये कंक्लूड निकल के आ रहा है। ठीक है, आगे हमने देखा बाकी बच्चे हैं यहाँ पर EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के भी हैं, सिविल के भी हैं। नेक्स्ट हमने देखा, यहाँ क्वेश्चन पूछा आपसे आपका SGPA कितना आया इस बार का। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 9+ SGPA भी है, 9+ SGPA भी है। ठीक है, आज हमने उनको कॉल भी करी, कांग्रेचुलेसन बोला। एक बार आप सभी को फिर से हम कांग्रेचुलेसन बोल रहे हैं, और अगले सेमेस्टर के लिए आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। अगले सेमेस्टर का रिजल्ट और भी अच्छा आपका आना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं रेड कलर से 8+ मोस्ट संख्या, अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो 8+ SGPA वाली संख्या सबसे ज्यादा है। देन उसके बाद सेकंड पे है आपकी येलो कलर से, यानी कि आप देख सकते हैं 7+, तो ये 7+ वालों की संख्या है। देन उसके बाद जो है 6+ वालों की संख्या भी है, और लेस देन 60 वाले भी कुछ बच्चे हैं। ठीक है, तो 9+ में भी बच्चे हैं। ज्यादातर संख्या 8+, 8 और 9 के बीच में जो SGPA है उसकी संख्या बच्चों की ज़्यादा है, जो हमको बच्चों ने रेस्पॉन्स सबमिट करे हैं। ठीक है, और इस तरह के जो ये डायग्राम है ना, इस तरह के क्वेश्चन जब आप प्लेसमेंट के लिए बैठेंगे या फिर आप गेट का एग्जाम देंगे तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल दूं कि यार ये जो एंगल है, ये एंगल दे दूं मैं आपको कि ये 200 डिग्री है ना, ये एंगल 150 डिग्री है, इस तरह से ये कुछ एंगल दे दूं, ये कुछ एंगल दे दूं, और आपसे पूछा जाए बताओ ऐसे कितने % बच्चे हैं जिनका 9+ SGPA है, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका 8+ SGPA है। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा आपसे। यस, उसके बाद हमने पूछा कि आपका जो रिजल्ट है एक्सपेक्टेड आया है या बिलो एक्सपेक्टेड है या अबव एक्सपेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एज पर एक्सपेक्टेड ब्लू कलर से दिखाया है यहाँ पे, तो लगभग 43-44% जो है वो कह रहे हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया हमारा। बिलो एक्सपेक्टेड वाले भी हैं 45%, और भाई साहब
लगभग 10% जो है अबव एक्सपेक्टेड भी हैं, जिन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा रिजल्ट ऐसा आएगा। अच्छा रिजल्ट आया है। और ये जो बिलो एक्सपेक्टेड वाले हैं, इनको बेटा चांस मिलेगा चैलेंज इवैल्यूएशन का, लेकिन वहाँ पे खर्चा होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो खर्चे के वजह से 2800 रुपये एक सब्जेक्ट का चैलेंज इवैल्यूएशन कौन करवाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे तो करवाते ही नहीं है कि छोड़ो यार 2800 रुपये खर्च होंगे, बैग दे करके निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने पूछा कि आपने जो पढ़ाई करी वो कहाँ से करी। ब्लू कलर से आप देख सकते हैं गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन, 28% ने गेटवे क्लासेस से अपनी पढ़ाई करी एप्लीकेशन से। और गेटवे क्लासेस यूट्यूब, रेड कलर से आप देख रहे हैं यहाँ पे 33% बच्चों का रेस्पॉन्स है। और जो मैक्सिमम परसेंट है वो है ग्रीन कलर वाला, आप देख रहे हैं 35%, जहां पर बच्चों ने हेल्प ली गेटवे क्लासेस यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन की, और साथ ही साथ कॉलेज में भी पढ़ाई करी। क्योंकि कॉलेज में भी तो जाते हैं ना आप लोग, कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे बहुत ही कम जाते हैं, लेकिन कुछ कॉलेज बहुत अच्छे हैं जहाँ पर बच्चा रेगुलर क्लास करता है और कहीं ना कहीं वो वहाँ पे भी पढ़ाई करता है और गेटवे क्लासेस की हेल्प मिलती है। ठीक है, और केवल कॉलेज वाले की संख्या बहुत कम है, क्योंकि केवल और केवल कॉलेज से बच्चा नहीं पढ़ता है। आज के टाइम में गेटवे क्लास एप्लीकेशन और यूट्यूब से बहुत सपोर्ट ले रहा है बच्चा। और जो अदर है, अदर की संख्या भी है लेकिन बहुत कम है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने पूछा, वुड यू लाइक टू रिकमेंड गेटवे क्लासेस टू योर जूनियर्स। क्या आप अपने जूनियर्स को गेटवे क्लासेस यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन को रिकमेंड करना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 97.5% बच्चों ने कहा है यस, हम अपने जूनियर्स को गेटवे क्लासेस को रिकमेंड करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको तहे दिल से, पूरी गेटवे क्लासेस की टीम की तरफ से तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं इतना सपोर्ट करने के लिए। बाकी हमने कुछ बच्चों से सुझाव लिए कि कहीं पर कोई किसी तरह की कमी अगर चल रही है तो आप हमको सुझाव दीजिए, है ना। तो बच्चों ने बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें लिखी हैं, आप देख सकते हैं 477 रेस्पॉन्स यहाँ पर भी हैं। बच्चों ने गेटवे क्लासेस के बारे में अपना फीडबैक दिया है। कुछ परसेंट 2-3% कहीं ना कहीं कुछ कमी है, और हम मानते हैं कि कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाती है। उसको इम्प्रूव करने के लिए भी बच्चों से हमने पूछा यहाँ पे कि हम और कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट का कंटेंट और इम्प्रूव किया जाए। तो बच्चों ने उसको भी लिखा है, और आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फीडबैक को कंसिडर किया जाएगा, जहाँ जहाँ पर कुछ कमी होगी उसको जरूर इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। आप लोग भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, गूगल फॉर्म भरना चाहते हैं, तो गूगल फॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बेटा लास्ट में बस एक ही बात कहूँगा कि अब जो आप बार बार सवाल पूछ रहे थे, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब आप जो है पूरे का पूरा फोकस, क्योंकि इंटरनल बैक हो, ग्रेस मार्क्स हो, रीवैल्यूएशन हो, यूएफएम हो, ये सब जो है आपके एग्जाम के बाद की चीजें हैं। बीच में अगर ऐसी कुछ होगी चीज तो हम बताएंगे आपको। अदरवाइज जब आपके इवन सेम के एग्जाम हो जाएंगे, फेज 2 के जो एग्जाम आपके स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप इसके बारे में सोचें। फिलहाल जो है आप जो अपकमिंग सेमेस्टर है उसका रिजल्ट बेहतर हो, उसका रिजल्ट बेहतर तभी होगा जब आप पूरे मन से, पूरे दिल से आप अपने एग्जाम की तैयारी में जुटे रहेंगे, जुटे हुए हैं। और ज़्यादा एनर्जी डालनी होगी आपको, और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी, और मेहनत करनी है लेकिन सही दिशा में करनी है, भटकना नहीं है आपको। एफर्ट डालना होगा इन द राइट डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। मेहनत तो कर ही रहे हैं सब लोग, हार्ड वर्क तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेहनत करनी है, एफर्ट डालने हैं इन द राइट डायरेक्शन। दिशा आपकी सही होनी चाहिए, तभी जाकर के दशा बदलेगी, है ना। कई बार क्या होता है, मेहनत कर रहे होते हैं गलत डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन में अगर आप मेहनत करेंगे तो फिर जितना आउटपुट आ सकता है, जितना रिजल्ट आ सकता है, उतना नहीं आता है। इसलिए यू नीड टू गिव योर एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन। सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, चलिए फिर आप सभी को आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। कोई भी इंपॉर्टेंट, कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन अगर आपके लिए होगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी, तो वो हम आपको बताएंगे। कुछ फालतू चीज़ों का डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आप एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा।